वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, उसके NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जिनके बीच में डिस्टेंस हमको गिवन है। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि हमारे दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, तो Q1 आपका क्या हो गया बेटा 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और Q2 आपका क्या हो गया 3 into 10 to the power minus का 7 कूलम। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, दैट इज ऑफ 30 सेंटीमीटर बाई 30 डिवाइडेड बाई 100, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। तो F इक्वल्स टू क्या होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब K की वैल्यू क्या है बेटा, K की वैल्यू हमारी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 हमारा कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7, Q2 कितना है हमारा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमारी कितनी है 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, तो नाउ अब जब हम लोग जो है उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, ये 9 पूरा कट गया। अब यहाँ से आप लोग जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये 10 की पावर 2 ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 2। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11, 11 माइनस का 7 2 जा 14 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 न्यूटन। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को और देखिएगा कि ये जो फोर्स होगी ये आपकी रिपल्सिव फोर्स होगी, बिकॉज यहाँ पे जो हमको Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखिए Q1 भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी दैट इज ऑफ रिपल्सिव नेचर। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, एंड बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है, यहाँ पे हम लोगों को बोल दिया गया है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक 0.4 माइक्रोकूलम और एक माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों जो चार्जेस हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, और इनकी फोर्स की वैल्यू क्या है 0.2 न्यूटन। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहा होगा, मीन्स हमसे R की वैल्यू पूछ रहा है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है
कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि जो सेकेंड वाला चार्ज स्फीयर है वो फर्स्ट वाले के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने न्यूमेरिकल को देखें तो देखिए Q1 हमारा क्या है 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। अच्छा, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, तो बेटा कोशिश ये करनी है कि आप लोग इस फिगर को रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो देखिए Q1 आपका क्या हो गया 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। Q2 आपका क्या था माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। अब फोर्स हमको गिवन है 0.2 न्यूटन। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सो बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। तो अगेन बेटा कूलॉम्स लॉ क्या कहता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग पहले से ही आर स्क्वायर को इधर रख दे रहे हैं। तो आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन F, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है बेटा 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम अपॉन F की वैल्यू आपके कितनी है 0.2, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर अपन लोगों के पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 9 इंटू 2, अब ये 0.8 है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे 10 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू, अब देखिए 10 टू दी पावर 9 माइनस का 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6, और ये 10 जब आपका ऊपर जाएगा तो ये देखिए आपका 10 क्या था पॉजिटिव में था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर अपन लोगों का कितना आ गया 8 2 जा 16 और 16 9 जा कितना होता है 144 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 और 1 माइनस 13 और 9 होगा तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 4। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर, यह आपकी आ जाएगी आर की वैल्यू, ठीक है। या आप लोग इसको क्या लिख सकते हो आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको फोर्स बता दो, ठीक है, सेकेंड स्फीयर की फर्स्ट वाले स्फीयर पे। तो हम लोगों ने ये पहले से ही पढ़ रखा है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए आपका जो पहला वाला चार्ज था, आपका जो फर्स्ट वाला चार्ज था वो क्या लगा रहा था 0.2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, ठीक है, सेकंड पे। तो सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले पे क्या लगाएगा 0.2 न्यूटन की इक्वल फोर्स लगाएगा, ठीक है। बट ये जो फोर्स होगी आपकी, ये फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, ओके। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी into mass of electron into mass of proton is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
एक एक करके हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको एक रेशियो गिवन है, ये रेशियो जो है हमारा क्या है, ke² g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले हमको ये बोल रहा है कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है, आप पहले इसको चेक करो। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को डायमेंशन निकालनी होगी। तो डायमेंशन ऑफ के, आपकी जो के की डायमेंशन होगी वो क्या होगी भाई, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो के की डायमेंशन क्या हो जाएगी, FR² Q1 इंटू Q2। अब के देखिए बेटा, F की डायमेंशन क्या होती है, ML T (-2), R आपका क्या हो जाएगा, L(2). तो क्योंकि यहाँ पे R² है तो आपका L क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, क्योंकि R लेंथ होगी तो L(2). Q आपका क्या है बेटा, देखिए Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है, तो I हमारा A हो जाएगा, क्योंकि करंट को हम लोग एम्पेयर में मेज़र करते हैं, और T हमारा टाइम, तो AT इंटू AT। ठीक है, तो K की डायमेंशन आपकी क्या निकल के आ गई बेटा, MLT (-2) L(2) अपॉन A² T²। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो K की डायमेंशन क्या आ गई बेटा, M L(3) T की पावर क्या हो जाएगी, अब ये T ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, T की पावर -4 A⁻²। ठीक है, तो ये आपकी K की डायमेंशन हो गई। ठीक, अब E की डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ E। तो देखिए डायमेंशन ऑफ E आपकी क्या होगी, क्योंकि ये चार्ज है तो ये AT हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगेन डायमेंशन ऑफ G। अब G की डायमेंशन क्या होगी बेटा, हम लोगों को पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, G M1 M2 अपॉन R²। तो G की आपकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, FR² अपॉन M1 इंटू M2। तो F की बेटा डायमेंशन हमको पता है, दैट इज MLT-2। R की डायमेंशन क्या होगी, L(2) और M1 इंटू M2 दैट इज M(2). तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा G की डायमेंशन को लिखें तो हमारे पास G की डायमेंशन क्या आएगी, M(-1), L(3) और T(-2). ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने सारी डायमेंशन निकाल ली। अब आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू M, ये आपकी क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन देखें बेटा, KE² अपॉन GME इंटू MP। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए M L(3), T(-4), A(-2). अब E² हमारा क्या हो जाएगा, A² T²। ठीक है, G की वैल्यू हमारी क्या आई थी बेटा, M(-1), L(3), T(-2) और ME इंटू MP क्या हो जाएगा, M(2). ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लो। भाई देखिए M(-1) से एक M चला गया और एक M से एक M चला गया, L(3) से L(3) चला गया। ठीक है, A(+2) से -2 चला गया। अब देखिए T(-4) है, यहाँ पे T(+2) है, तो -2 बचा और -2 से -2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी डायमेंशन थी KE² GME इंटू MP, ये क्या आ गई बेटा आपकी, M(0), L(0), T(0) एंड A(0). यह आपका हो गया बेटा डायमेंशनलेस। तो देखिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको डायमेंशनलेस प्रूफ कर दिया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके रेशियो की वैल्यू क्या होगी।
इसका जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम लोग के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। फिर अगर हम लोग ई की वैल्यू देखें तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा, हमसे क्या बोल रहा है जी की वैल्यू। तो बेटा जी की वैल्यू आपकी क्या होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे भी आप लोग बेटा के की वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा बेटा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम लोग जो है जो भी हमारा रेशियो था, रेशियो हमारा क्या था के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, यही तो रेशियो था। इसमें वैल्यू को पुट कर दो बेटा, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27। तो देखिए जब इस वैल्यू को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना आप लोग जो है बेसिक मैथ्स का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2.3 इंटू 10⁻39। देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा था कि ये जो आपका रेशियो है एक्चुअल में ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करो। भाई देखिए फोर्स हम लोगों को पता है बेटा, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अगर ये फोर्स आपके जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रही है तो ये Q1 और Q2 क्या हो जाएगा आपका, ये Q1 और Q2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज E हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो देखिए एफ ई हमारे पास क्या आ गया के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बेटा जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने M1 और M2 को क्या मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा एफ ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डिवाइड कर दो इसको, एफ जी की वैल्यू क्या आएगी आपकी जी एम ई इंटू एम पी, क्योंकि देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है। तो देखिए आर से आर कट गया कि नहीं कट गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो एक्चुअल में हम लोगों को किसका रेशियो गिवन था, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो गिवन था, ठीक है। ये क्या निकल के आ रहा है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई 2.3 इंटू 10⁻39। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये इनॉर्मसली, दैट इज इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स है हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रॉक्सीमेटली 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को लिखना भूल जाते हैं कि जो यहाँ पे रेशियो है ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
तो इसके ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चार्जेस की क्वांटिटी को डिसाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग जो है चार्जेस की क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो चार्ज है हमारा, जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो चार्ज है एक्चुअल में ये हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफ़र होगा या चार्ज का एडिशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में उस पर्टिकुलर मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। भाई हमारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा होगा, और ये स्मॉलेस्ट मटेरियल हमारा क्या होता है, कौन सा ऐसा पार्टिकल है आपका जो ट्रांसफ़र करता है जिसकी वजह से चार्जेस अपीयर होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में क्या है बेटा कि आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से क्या हो रहा है, किसी भी बॉडी के ऊपर क्या आ रहे हैं, चार्जेस अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये खुद आपका क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, तो या तो ये क्या होगा भाई, एक्चुअल में हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हमारा चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये इसके मल्टीपल में होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अगर किसी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो दैट इज़ Q इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है चार्जेस की, ये Q इक्वल्स टू NE के बराबर हो जाएगी। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा ये हमेशा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ के टर्म में होगा। तो क्योंकि बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा जो चार्ज होता है इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ये हमारे E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ को और समझ लीजिए कि जो हमारी बॉडी होती है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये कंटिन्यूअस वे में नहीं होता है, ये हमेशा आपका जो है स्टेप फॉर्म में होगा। भाई 1.6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 4.8, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है, कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टेपिक क्वांटिटी है, ये ट्रांसफ़र होगा आपके 1.6 के टर्म्स में। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनके पास ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तब हम लोग ये जो क्वांटाइजेशन वाला टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके अगर हम लोग आंसर को देखें तो द चार्ज कैरीड बाय द चार्ज बॉडी, जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चार्ज बॉडी है वो क्या होता है, वेरी लार्ज चार्ज को कैरी करती है। बट ऑन द अदर हैंड द फंडामेंटल चार्ज दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा चार्ज होता है ये बहुत छोटा होता है। ये तो वही बात हो गई आपकी कि मान लीजिए हमारे पास समुद्र है और किसी ने समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दिया, तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो जो टोटल चेंज होता है वो बहुत ही माइन्यूट सा होता है, उसकी वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखो तो मान लिया हम लोगों की जो चार्ज बॉडी है दैट इज़ 16 कूलम, उसके ऊपर 16 कूलम चार्ज है। तो हम लोगों को पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, N ही होता है। तो N क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। अब देखिए Q की वैल्यू 16 थी और E हमारा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे N की वैल्यू क्या आ रही है 10⁻20। ठीक है, तो ये इटसेल्फ क्या है आपकी एक इंटीग्रल वैल्यू है। ये हमेशा क्या आएगी, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, कभी भी ये जो है आपके
फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम लोग लार्ज बॉडीज़ को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे जो क्वांटाइजेशन वाला होता है टर्म उसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। A similar phenomena is observed with many other pair of the bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो दोनों के ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, अब यही सिमिलर फेनोमेना जो है हम लोगों को और बहुत सारी अदर पेयर ऑफ बॉडीज़ के साथ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की ऑब्जर्वेशन को करेक्ट बता रहा है। मीन्स हमको यहाँ पे ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है यहाँ पे हमारा प्रूफ हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो अब हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, बिफोर रबिंग जब हम लोगों ने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब नहीं किया था तो दोनों ही हमारे क्या रहे होंगे, न्यूट्रल रहे होंगे। ठीक, जैसे ही हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को रब किया, हम लोगों ने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया, तो इन दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी के पास क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रही होगी। अब जब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रही होगी तो उस बेसिस पे क्या हुए होंगे, उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया होगा, भाई उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा और एक के पास क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक के पास क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो आपका सिल्क क्लॉथ है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया और ग्लास रॉड के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें आफ्टर रबिंग के बाद अगर हम लोग नेट चार्ज देखें तो देखिए ग्लास रॉड के पास क्या था, ग्लास रॉड के पास एक प्लस क्यू चार्ज था और सिल्क रॉड के पास क्या था, माइनस क्यू चार्ज था। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो नेट चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रबिंग से पहले भी हमारा जो टोटल चार्ज था वो क्या था, 0 था, और आफ्टर रबिंग के बाद भी जो टोटल चार्ज है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में वो 0 है। तो ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये ओबे हो रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक की सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग जो है डेली जो है क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स को, NCERT के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपके सभी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फिनिश कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इसकी PDF चाहिए है या आप लोगों को नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आप सभी लोगों को जो है सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।